हेलो एवरीवन। एक बार से फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स। क्लास 7 का चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कैसे लड़का और लड़की एक साथ बड़े होते हैं और किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को फेस करते हैं सोसाइटी में। इसी तरीके से अगर हम आज की करंट सिचुएशन को देखें तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर का हो, चाहे रेस का हो, कास्ट का हो, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ पे हो, बहुत कम हो चुका है अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। लेकिन जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज़ें कहाँ से आई? जो हाल फिलहाल की जो सारे रिफॉर्म्स हैं, जो लॉज बने हैं विमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में आया, कैसे कितने लोगों ने इसके पीछे मेहनत करी, कैसे लोगों ने स्टीरियोटाइप को तोड़ा कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप की जॉब ही क्यों उनके लिए है, या कैसे लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसी जेंडर के लिए ये जॉब ही सुइटेबल रहेगा। क्योंकि जेंडर के हिसाब से तो दिमाग हमारा काम नहीं करता, हमारा दिमाग हमारी थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से इन सारी चीज़ों पे काम करता है। कैसे कोई और डिसाइड कर सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक सूटेबल जॉब ये होगी, या आपको यही पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से सीखनी है और इसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे सुधारा गया सोसाइटी में, आज हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। यानी कि लड़कियों को पहले तो पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ाया भी गया अगर उनको किसी जॉब को करने की पहले तो इजाज़त दी जाती थी और इजाज़त दे दी गई तो उनका ये मानना था कि लड़कियों के लिए कुछ फ्यूअर जॉब्स ही हैं जो उन्हें करनी चाहिए, जैसे नर्सिंग हो गई, टीचिंग हो गई। आपने आज भी सुना होगा कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जो सुइटेबल जॉब होती है वो होती है टीचिंग। तो इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स थे उनको ब्रेक करने के लिए, उनको हटाने के लिए सोसाइटी में क्या-क्या काम हुए, वो हम देखते हैं। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एसोसिएट किया जाता है कि जो सर्टेन स्पेसिफिक जॉब्स हैं हमारी सोसाइटी में वो भी जेंडर बायस है। जैसे वुमेन्स को नर्स होना चाहिए, लेकिन नर्स एक ऐसी जॉब है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। फीमेल नर्स भी होती हैं और मेल नर्स भी होते हैं। अगर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें मेल नर्सेस भी मिलती हैं। हमारा ये मानना है कि आर्मी ऑफिसर है तो वो क्या होगा, वो मेल ही होगा या फिर कोई मैन होगा, क्योंकि मैन को हम एज अ प्रोटेक्टर या एज अ प्रोवाइडर देखते हैं। जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो सालों से, सदियों से हमारे अंदर एक बसा हुआ है। हम जब भी किसी सिपाही को इमेजिन करेंगे या किसी आर्मी ऑफिसर को इमेजिन करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख़्याल या सबसे पहली इमेज एक मेल की आती है। अगर हम एज़ अ साइंटिस्ट किसी को इमेजिन करते हैं, तो हम पहला सबसे मेल देखते हैं। कोई इन्वेंटर है, कोई भी ऐसा है तो हम सबसे पहले उसमें एक मेल को देखेंगे। जैसे कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो हम सबसे पहले एक मेल को कंसिडर करते हैं। हम टीचर में या नर्सेज में हम वहाँ पे एज अ फीमेल को देखते हैं। और फीमेल के लिए नर्स के ऑक्यूपेशन को क्यों माना गया कि ये ज़रूरी है या फिर वो कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि फीमेल को मोर ज़्यादा पेशेंट मानते हैं लोग, वो जेंटल होती हैं, पोलाइट होती हैं, तो उनके लिए ये बेटर सूटेड जॉब है नर्सिंग, ऐसा लोगों का मानना था। और टेक्निकल फील्ड में साइंस है, इंजीनियरिंग है, ये सब उनको सूट नहीं करेगा। ये रॉन्गली कंसिडर्ड था लोगों का लड़कियों के खिलाफ, कि लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती। इस तरीके के नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में आज भी हैं, जो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियां आज भी इन सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने पे लगी हुई हैं। इन्हीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से गर्ल्स को हमारी सोसाइटी में बहुत इनकरेजमेंट नहीं दिया जाता, जितना कि लड़कों को दिया जाता है अपने करियर को परस्यू करने के लिए, मेडिसिन में, टेक्निकल फील्ड्स में और इंजीनियरिंग में।
ये उस वक्त की सोसाइटी की बात कर रहे थे और आज भी हमारे देश में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे लड़कियों को उनके करियर को परस्यू करने के लिए पूरी आज़ादी नहीं है कि जो उनका मन है वो उस बात को या उस सब्जेक्ट को पढ़ सकें और उस फील्ड में आगे काम कर सकें। जैसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में होता है कि गर्ल्स को एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़ लड़कियों से कि वो मैरिज को प्रायोरिटाइज करें अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद, कि शादी ही सब कुछ है। वो हायर एजुकेशन और करियर गोल्स ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय अपनी शादी पे फोकस करें। उनको पढ़ाई लिखाई के बाद एक ही गोल रह जाता है कि पूरे जीवन में सिर्फ एक काम बचा है, शादी। शादी करो और अपना घर संभालो। इस तरीके के जो सोसाइटियल प्रेशर होते हैं बड़े होने के बाद हर किसी को झेलने पड़ते हैं, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। एडल्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, पीयर टीजिंग। जैसे एडल्ट अगर ये मान लीजिए कि एक लड़का है जो 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो मैथ में या साइंस में कम आए हैं, लेकिन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इन सारे में वो डिस्टिंक्शन से पास हो जाता है। जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ये सारा रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में आता है, वो अपने मार्क्स से खुश है क्योंकि उसे हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट है और वो उसको खूब मन लगा के पढ़ता भी है और आगे भी हिस्ट्री को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसके मैथ में और साइंस में मार्क्स कम हैं, तो उनका ये कहना है कि तुम ढंग से पढ़ो, और वो बताता है कि मेरा हिस्ट्री पढ़ने का मन है, मैं हिस्ट्री को ही आगे पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता या मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उसके जो फादर हैं वो इससे इस बात को बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें क्या जॉब मिलेगी हिस्ट्री पढ़ के, क्या होगा आखिर। तो तुम कंप्यूटरिंग सीखो और क्या कहते हैं मैथ पढ़ो, ये टेक्निकल चीज़ें सीखो, अपनी स्किल डेवलप करो जिससे कि तुम्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल सके और अपना फ्यूचर तुम सिक्योर कर सको। तो इस तरह के प्रेशर्स लड़कों को भी झेलने पड़ते हैं, लड़कियों के साथ साथ। लड़कों को लड़कों से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे से पढ़ें, एक हाई पेइंग जॉब को सिक्योर करें और अपने घर को संभालें, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ वही रह जाएंगे अपने फादर के बाद। और उनको बुली किया जाता है अगर वो जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं मैस्कुलिनिटी के, अगर उनके हिसाब से बिहेव नहीं करते तो स्कूल जैसी जगहों पे उनको बुली किया जाता है। लर्निंग फॉर चेंज। कैसे हमारी हिस्टोरिकल जो लिमिट्स थी कि एजुकेशन वैसे भी पुराने ज़माने में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही थी। पहले लोग पढ़ना लिखना सही नहीं मानते थे। अगर पढ़ाई लिखाई को वो प्रेफर भी करते थे तो वो सिर्फ बॉय चाइल्ड को ही स्कूल भेजते थे ओवर दी गर्ल चाइल्ड। अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर वो घर के बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं तो वो सिर्फ लड़कों को ही प्रेफर करते थे स्कूल जाने के लिए। और उनका ये मानना था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी। अगर वो पढ़ लिख गई, अगर हम 90s की बात करें तो उस वक्त ब्रिटिश सरकार का शासन था हमारे देश में, और उनका ये मानना था कि हमारे कल्चर के लोगों का या भारत के लोगों का ये मानना था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख गई तो वो वेस्टर्न ख्यालों की हो जाएंगी और वेस्टर्न ख्यालों में उनका दिमाग जाने लगेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां लिखना और पढ़ना सीखें। तो उनके पास सेलेक्ट लोग थे, कुछ लोगों के लिए ही अपॉर्चुनिटी थी कि वो पढ़ाई कर सकें। उसके बाद जो लोग स्किल्स सीखते थे वो कैसे सीखते थे, अपने ही घर में लोगों को ऑब्जर्व करके, असिस्ट करके अपने फैमिली मेम्बर्स को। और लड़कियों के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, उनमें पढ़ना और लिखना दोनों ही मना था कि वो नहीं पढ़ सकती। वुमेन्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था स्किल वर्क में। और जैसे कि हम पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो उनका स्किल्ड वर्क है जिसको वो सीखती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, चाहे वो पोट्री में हो, एज अ फार्मर हो या ऐसा होम मेकर हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती थी, उसको डीवैल्यूड कर दिया जाता था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि
एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसके घर की जो वुमन है वो मिट्टी को कलेक्ट करती है, उसको प्रिपेयर करती है और वहाँ का जो अर्थ है उसे प्रिपेयर करती है जहाँ पे पॉटर्स व्हील लगाया जाएगा और उसके ऊपर उस मिट्टी को प्रिपेयर करके बर्तनों में या घड़ों में चेंज किया जाएगा। लेकिन वो ये सारी प्रिपरेशन कर सकती है, मड कलेक्ट कर सकती है, अर्थ को प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन वो पॉटर्स व्हील को ऑपरेट नहीं कर सकती। ऐसा मानना था कि ये मेन काम है और ये जो मेन काम है ये सिर्फ मेल ही कर सकता है। ऐसे अगर हम देखें, हम अपने दिमाग में फार्मर्स की इमेज बनाएं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मेल फार्मर्स की इमेज आती है, क्योंकि हमने देखा है कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो खेत में हल जोत रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करती हैं बाकी इसमें, चाहे वो वीडिंग हो, चाहे क्या कहते हैं हम फर्टिलाइज़र को डिस फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, इन सारी चीज़ों को छिड़काव हो, वीडिंग हो, इन सारी चीज़ों में मदद करती हैं। लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनकी मदद है, उनको डिवैल्यू किया जाता है, उसको किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं समझा जाता। लेकिन जो 19th सेंचुरी थी, हमारी सोसाइटी 19th सेंचुरी में नए-नए आइडियाज़ को ला रही थी एजुकेशन के लिए, जो स्कूल को स्टार्ट कर रही थी, लीड कर रही थी और एक्सक्लूड कर रही थी नई-नई कम्युनिटीज़ को कि जो गर्ल्स हैं वो आके पढ़ें। लेकिन फिर भी गर्ल्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन झेलना पड़ता है, वो उसमें पढ़ नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल बना था, लेकिन जो इस बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए गए मेंस और वुमेन्स दोनों के द्वारा, जिसकी वजह से ब्रेव लोगों ने एफ़र्ट किए, बहुत अलग-अलग लोगों ने एफ़र्ट किए कि औरतों को भी पढ़ाना चाहिए और जो स्कूल्स के गेट हैं वो औरतों के लिए भी खुले और औरतें भी यानी विमेन्स भी पढ़ने लगीं। जैसे अभी हमने फ़ोटो देखा एक महिला का, राजसुंदरी देवी, 1800 से लेके 1890 तक। ये एक पायनियर थी वीमेन एजुकेशन की। इन्होंने 60 साल की उम्र में अपनी ज़बान में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी बंगला में लिखी हुई और उसका जो नाम था वो था अमार ज़िबान, उसको लिखा। और उन्होंने सीक्रेटली वो सारी चीज़ें इसमें बता दी कि उस वक्त की सोसाइटी में औरतों की क्या हालत थी। उन्होंने अपने आप को चोरी छुपे पढ़ना सिखाया कि कैसे छुप-छुप के उन्होंने पढ़ना सीखा। उन्होंने सारे सोसाइटिकल नॉर्म्स को क्लेम किया कि वुमेन को पढ़ने से इनकार किया जाता था। अगर वो पढ़ती थीं तो उसको मिसफॉर्च्यून माना जाता था, यानी कि वो जो अपने हस्बैंड हैं, उनके लिए मिसफॉर्च्यून लेके आएँगी, यानी बदकिस्मती लेके आएँगी। उन्होंने अपने बेटे की एक अल्फ़ाबेट्स की शीट चुरा ली और एक किसी किताब का पेज चुराया और दोनों को वो मैच करके देखती थीं, अपने बेटे के पढ़े हुए शब्दों को सुनती थीं और अक्षर मिला के देखती थीं। इस तरीके से धीरे-धीरे उन्होंने पढ़ना सीखा और 60 साल यानी 60 साल की उम्र में उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके की हार्डशिप से उस वक़्त की सोसाइटी की औरतें गुज़र रही थीं। उनका डिटर्मिनेशन, उनका स्ट्रगल ही वो था जो उनके अंदर की इनसाइड और हार्डशिप जो वुमन ने फेस की थी, वो उससे उनको बाहर निकालता है और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिख पाती हैं और सारे बैरियर्स को तोड़ देती हैं और जितनी भी फ्यूचर जनरेशन है उनको इंस्पायर करती हैं एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई गई है राज सुंदरी देवी और ये उनके द्वारा बनाया गया स्कूल है, जिसमें आज भी लोग लड़कियां पढ़ती हैं। ऐसे ही रुकैया हुसैन थी, जिनके लिए पढ़ना उनके लिए भी रेस्ट्रिक्टेड था बिकॉज शी वॉज अ फीमेल। उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड था, उन्होंने पढ़ना सीखा, अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की मदद से पढ़ना सीखा। इंग्लिश पढ़ने के लिए मना कर दिया गया था, सिर्फ उर्दू पढ़ने की इजाज़त दी गई थी उन्हें, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की मदद से इंग्लिश पढ़ना सीखा और उन्होंने फिर सुल्ताना ड्रीम्स नाम की एक स्टोरी लिखी।
19 साल की थी जब वो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्होंने सुल्ताना ड्रीम्स नाम की एक स्टोरी लिखी और उसमें उन्होंने लेडी लैंड का जिक्र किया। लेडी लैंड वो एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ औरतों के हाथ में हो, गाड़ियाँ औरतें चला रही हैं, प्लेन औरतें उड़ा रही हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची उस वक्त में कि उड़ती हुई गाड़ियों को औरतें चला रही हैं, या जो काम है किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपने आप वो खुद डिसीजन लेती हैं। इस तरीके का उनका एक सपना था, जो उन्होंने नाम तो ले रखा उन्होंने सुल्ताना's ड्रीम, लेकिन वो ड्रीम था रुकैया का। और पढ़ना लिखना इसीलिए ज़रूरी है कि वो आपको सोचने और समझने की सहूलियत देता है। आप अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। जितना हम जानते हैं सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है, दुनिया इसके आगे भी है। और आज की हम स्कूलिंग और एजुकेशन की बात करें, तो जो लड़के और लड़कियां हैं आज प्रॉपर तरीके से स्कूल अटेंड करते हैं एक लार्ज नंबर में, लेकिन एजुकेशनल डिफरेंस अभी भी है इन दोनों जेंडर के बीच। एक सेंसस इंडिया में सेंसस या जनगणना हर 10 साल पे की जाती है और स्टेट की लिटरेसी रेट को भी चेक किया जाता है, स्कूलिंग को चेक किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को चेक किया जाता है। तो 1961 का जो सेंसस था उसमें ये चेक किया गया कि 15% लड़कियां और वुमेन्स लिटरेट हैं या पढ़ने जाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ और मेंस कितने थे, वो 40% लिटरेट थे। और 2011 में फिर से लिटरेसी रेट को जब चेक किया गया तो लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो गया था ड्रास्टिकली। 65% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स आर लिटरेट नाउ और 82% ऑफ बॉयज़ एंड मेंस आर लिटरेट। फिर भी अगर हम देखें तो 82 और 65% में आज भी बहुत बड़ा जेंडर गैप था। ये सारे गैप अभी भी हैं। और स्कूल लेवल पे जैसे हम प्राइमरी क्लासेस में देखें तो अगर हम ऑल बॉयज़ देखें तो इतने परसेंट 4.53 लोग आते थे, एससी के बॉयज़ आते थे 4.42, एसटी कास्ट के लोग आते थे 7.97 और ऑल गर्ल्स 4.14, एससी की 3.38, एसटी की 7.98 और टोटल आता था 7.98। इस तरीके से प्राइमरी क्लासेस में धीरे धीरे लोग कम होते गए और सेकेंडरी क्लासेस में इस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती और घटती रही। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरीके के लोग पढ़ने आया करते थे, अलग अलग जेंडर के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से। जो ड्रॉप आउट रेट था वो लड़कियों का हाई था एज कम्पेयर टू बॉयज़, और वो भी दलित कास्ट की, एससी और एसटी यानी दलित कास्ट और आदिवासी कास्ट के जो लड़कियां थी उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई था। जो डेटा अभी हमने देखा वो 2013 और 14 का था, जो दिखाता है कि कितना हाई रेट था लड़कों का देन लड़कियों से, और किस तरीके से और कास्ट के जो हायर कास्ट की लड़कियां हैं वो पढ़ने आया करती थी और जो एससी और एसटी कास्ट की लड़कियां हैं उनका ड्रॉप आउट करा दिया जाता था स्कूल से। इसी तरीके से मुस्लिम गर्ल्स ने भी ये ग्रेटर चैलेंज को फेस किया और कंप्लीट नहीं करती थी वो अपनी एजुकेशन को, वो बीच में छोड़ देती थी, जिसमें 2011 के सेंसस में इसको फाइन जब सेंसस किया गया तो ये देखा गया कि उनको सिर्फ 3 साल तक या 4 साल तक ही स्कूल भेजा जाता था एक बेसिक नॉलेज के लिए, बस इससे ज़्यादा उनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते थे। और क्या क्या असुविधाएं थीं कि जिनकी वजह से लोग पढ़ नहीं पाते थे, लैक ऑफ प्रॉपर स्कूल, यानी कि गांव जैसे एरिया में, रूरल या इकोनॉमिकली वीकर जो एरियाज हैं वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं हुआ करते थे, ना ही ट्रेंड टीचर हैं, इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती थी बच्चों को। दूरी, स्कूल की दूरी होना, यानी कि जो लोग हैं उनके घर से स्कूल अगर बहुत दूर होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो जो लोग हैं वो अपनी घर की बेटियों को दूर भेजने से डरते थे, इसलिए वो उनको स्कूल नहीं भेजा करते थे। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम रहती थी बहुत सारी,
अगर किसी घर में कई सारे बच्चे हैं और वो फैमिली बहुत पुअर है, तो वो सबको नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए बॉयज़ एजुकेशन को वो प्रायोरिटाइज़ करते थे कि उनका बेसिक ये उनका मानना था कि अगर लड़का पढ़ लिख लेगा तो वो बाहर जाके नौकरी करेगा और जिसकी वजह से हमारा घर चलेगा, और लड़कियों को घर का ही काम करना है, आगे जाके सिर्फ शादी करनी है, तो बेहतर होगा उन्हें हम घर का ही काम सिखाएं और प्रायोरिटाइज़ करें कि हम लड़कों को ही पढ़ाएं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी। डिस्क्रिमिनेशन था। चिल्ड्रन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से आते थे, जो टीचर थे उनके संग बायस बिहेवियर करते थे, उनके टीचर्स, उनके क्लासमेट। जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था कि उनको क्लास से बाहर बिठा दिया जाता था, स्कूल की साफ सफाई कराई जाती थी और बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे। तो इन सारे चैलेंजेस को एम्फसाइज करने के लिए अर्जेंट रिफॉर्म्स किए गए और इक्वल एजुकेशन को लाया गया सबके लिए। जैसे हमने अभी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, इसी तरीके से प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में रिफॉर्म्स आते गए और आज हम इस तरीके के लॉ में आ चुके हैं कि इक्वल एजुकेशन हर किसी का राइट है। वुमेन मूवमेंट। एक टाइम था जब इस देश में वुमेन मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और आज भी वुमेन एम्पावरमेंट नाम की का एक स्लोगन है जो हम सभी सुनते हैं। वुमेन के पास और लड़कियों के पास आज राइट है कि वो एजुकेशन ले सकें, लीगल प्रोटेक्शन ले सकें और हेल्थ केयर ले सकें। लेकिन ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ या फिर किसी भी सरकार ने ये राइट अपने आप नहीं दिया। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है उस हर इंडिविजुअल वुमन को और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, डिवैल्यूड, अंडर डिग्निटी होना झेला है, रेस्ट्रिक्शन झेला है, वो भी अनवांटेड जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये सब नतीजा जो रिफॉर्म्स आए हैं ये एक कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा है जो कि वुमेन मूवमेंट के द्वारा चलाया गया। जो देश भर की औरतें पूरे कंट्री से अलग अलग जगह से यूनाइटेड होती हैं और डिमांड करती हैं इक्वालिटी की, जस्टिस की और राइट्स की, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदमियों को दिए गए हैं। और मेन भी सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वुमेन मूवमेंट जो था वो बहुत डायनेमिक था और ये कंटिन्यू किया गया जिसकी वजह से पैशन और कमिटमेंट के साथ इसे पूरी तरीके से कंटिन्यू किया गया और इसकी वजह से चेंज आया हमारी सोसाइटी की सोच में, अवेयरनेस को फैलाया गया, फाइट डिस्क्रिमिनेशन को फैलाया गया, जस्टिस की मांग की गई और वेरियस स्ट्रेटजीज को अपनाया गया अलग अलग तरीके की कि कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है ये सोशल चेंज में और कैसे औरतों और लड़कियों को भी इक्वल राइट का हक है इस सोसाइटी में। कैंपेन्स चलाए गए वुमेन मूवमेंट में जो कि डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के खिलाफ एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता था वुमेन्स मूवमेंट में, जिसकी वजह से जस्टिस फॉर वुमेन और लीगल रिफॉर्म्स आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लॉज में। मेजर अचीवमेंट मिली 2006 के लॉ बनने के बाद जिसमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई उस हर औरत को जो डोमेस्टिक वायलेंस झेलती थी, यानी वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, जिनको दहेज उत्पीड़न में या फिर डाउरी के लिए उनके इन लॉज या उनके हस्बैंड जला दिया करते थे। आज बहुत सारे केसेस होते हैं मेन के खिलाफ, अगर हम देखें हाल में ही कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो एक्सेप्शनल हैं और जो पूरी तरीके से गलत भी हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ कई सालों से या फिर लगभग 200-300 सालों से भी जितना हम जानते हैं ये जो वायलेंस है चलता आ रहा है। जैसे डाउरी के खिलाफ हजारों लड़कियां जला दी गई सिर्फ दहेज के लिए, उनको मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया जाता था। इन सब चीज़ों के लिए लॉ बनाए गए, लीगल प्रोटेक्शन दी गई।
यहाँ पे आप इस वुमेन मूवमेंट की कैंपेन को देख सकते हैं, जिसमें सत्य रानी एक एक्टिव मेंबर है वुमेन मूवमेंट की, और वो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे बैठ जाती हैं, पूरा लीगल फाइल्स को गैदर करके, जहाँ जहाँ पे उन्होंने लीगल बैटल्स लड़ी हैं, कैसे उनकी जो बेटी है उसको डाउरी के लिए मार दिया गया था, इस वजह से वो इस मूवमेंट में शामिल होती हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की कुछ गाइडलाइंस वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट से वर्क प्लेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो और वर्क प्लेस पे जैसे मॉलेस्टेशन होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया था। और 1980s में वुमेन ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट डाउरी डेथ, और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई थी और स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की मांग की थी कि उन लोगों को पनिश किया जाए जो डाउरी की मांग करते हैं, क्योंकि डाउरी समाज में एक जहर की तरह फैल रहा था, जिसमें हजारों लड़कियों की और महिलाओं की जान चली गई थी, जिनको जिंदा ही जला दिया जाता था। और अवेयरनेस किस तरीके से फैलाई जाती थी इस वुमेन मूवमेंट के कैंपेन में? लोगों को अवेयर किया जाता था वुमेन्स के राइट्स और उनके इश्यूज के बारे में, मैसेज दिए जाते थे। स्ट्रीट प्ले से, जैसे आज नुक्कड़ नाटक किया जाता है, वैसे स्ट्रीट प्ले किया जाता था, गाना गा के, पब्लिक मीटिंग्स करके, लोगों को मैसेज दे के या पैम्पलेट्स बांट के, इस तरीके से कैंपेन की जाती थी। प्रोटेस्ट होता था वुमेन मूवमेंट में, अपनी वॉइस को रेज किया जाता था वायलेशन के खिलाफ, यानी जो भी वायलेशन है उसके खिलाफ, और इन सारी चीज़ के लिए लॉज और पॉलिसी की एक्ट की मांग की जाती थी। पब्लिक्स में रैलियां निकाली जाती थी, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था कि कैसे पावरफुल है सारी चीज़ें और कैसे इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस के खिलाफ अटेंशन दिखानी चाहिए और वुमेन्स को भी इक्वल राइट और जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। और कैसे सॉलिडेटरी शो किया जाता था वुमेन के कॉज के खिलाफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल मार्च दिखाया गया है, ये 14 अगस्त को हर साल वाघा बॉर्डर पे ये होता है, और ये उस टाइम का कल्चरल प्रोग्राम था जब यहाँ पे वुमेन्स ने कैंडल मार्च दिखाया गया था सॉलिडेटरी शो करने के लिए वुमेन्स के कॉज के खिलाफ। तो इतने सारे स्टेप्स उठाए गए, तब जाके आज जो हम करंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आज हमारे पास बाहर जाने की भी आज़ादी है, अपने करियर ऑप्शन को चुनने की आज़ादी है, पढ़ने की भी आज़ादी है, इन सारी चीज़ों को चुनने की, अपनी स्ट्रीम को, अपनी बुक्स को, अपने फील्ड को हम चुन सकते हैं। लेकिन आज भी देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग अभी भी लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप वो होता है कि जैसे कोई इंसान ये मान लेता है कि किसी पर्टिकुलर बिलोंगिंग का इंसान सिर्फ पर्टिकुलर रीजन से, वेल्थ से या लैंग्वेज से है, तो वो सिर्फ एक तरह का ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और उसको सर्टेन टाइप का ही काम करना चाहिए। और इस तरीके का दिमाग में प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप बना लेना, जैसे कि बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें, तो पिंक कलर बहुत कॉमन है, जिस पे मीम्स हैं, आज के टाइम पे बहुत सारी रील्स हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं कि पिंक जो है वो लड़कियों का कलर है, ब्लू जो है वो लड़कों का कलर है। तो ये स्टीरियोटाइप ही है कि लड़के रो नहीं सकते, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ नर्स या टीचर ही बन सकती हैं, उन्हीं के लिए वो सूटेबल है, और जो बॉयज़ हैं वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल्स में जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वो परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी है या फिर उनके पास उतना सोचने की क्षमता है और लड़कियों के पास नहीं है। तो ये दिमाग में एक स्टीरियोटाइप है। हमने ये भी देखा कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वो मिस फॉर्च्यून लेके आती हैं अपने हस्बैंड के लिए, ये भी एक स्टीरियोटाइप है।
डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ पहले से कोई राय बना लेना कि अगर वो इस जेंडर से है या इस जाति से है, इस कास्ट से है, तो उसका ये काम होगा, या उसको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखा, उनके बारे में जाना। और अगर हम देखें कि काला और गोरा होना, इस तरीके के लोग आज भी इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर मेन कलर सांवला होना या काला होना ही है, वहाँ पे गोरे होने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आपकी स्किन अगर फेयर है तो आप ज़्यादा बढ़िया या सुंदर हैं। तो इस तरीके से लोग आज भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रेसिज्म फैलाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन के कई सारे ग्राउंड हम देख चुके हैं। वायलेशन, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली ब्रेक करना, किसी लॉ को, किसी रूल को ओपनली उसको डिसरिस्पेक्ट करना, और इसे वायलेशन कहते हैं। जैसे आपने कोई रूल बनाया है, उसको कोई ज़बरदस्ती तोड़े तो उसको वायलेशन बोला जाएगा। सेक्सुअल हरेसमेंट, किसी को फिजिकली और वर्बली बिहेवियर से किसी के सेक्सुअल नेचर के अगेंस्ट काम करना, जैसे कि विमेंस, तो उसको हम सेक्सुअली हरेसमेंट कहते हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको ये समझ आया होगा कि वुमेन का सोसाइटी में रोल क्या है। और आज जो हम फील करते हैं, आज जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के बाद भी उसके पीछे कितनी हज़ारों हज़ार औरतें रही थी जिन्होंने मेहनत की और ये समाज की बुराइयों से, नॉर्म से लड़े और स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। और आज हमको ये रिफॉर्म्स हमारे लॉ में मिले हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब इट फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़।